आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इन किलोजूल प्रति मोल एट 298 केल्विन और -237.2 -394.4 एंड -8.2 फॉर H2O लिक्विड, CO2 गैस एंड पेंटेन गैस। इनकी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन यानी डेल्टा RG0 है जो दिया गया है। किसका किसका? H2O का, CO2 का और पेंटेन का मात्रा दे दी गई है। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ E0 सेल फॉर द पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज। तो पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के लिए हमको E0 बताना है। हमको फार्मूला पता है डेल्टा G0 = -NF E0 सेल। तो उसी के आधार पर हम इस रिएक्शन के लिए हम E0 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गौर करिए, कह रहा हीट ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब निर्माण 298 केल्विन पर। किसका निर्माण? फॉर H2O, CO2 एंड पेंटेन। इनके लिए हीट ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है। तो E0 सेल बताना है पेंटेन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। तो पेंटेन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल, बस यहीं से पकड़िए कि पेंटेन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, यानी जो ईंधन सेल है उसमें पेंटेन और ऑक्सीजन भरी है। जो ईंधन सेल हमने NCERT में पढ़ा है। तो जाहिर बात है कि पेंटेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होना है जिससे H2O और CO2 बनना है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12 और ये गैस के रूप में है। अब देखिए, पेंटेन के फार्मूले में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जब कार्बनिक रसायन पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अभी समझाएंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। अभी इतना ही समझिए कि C5H12 पेंटेन का फार्मूला होता है। वैसे एल्केन का मतलब जितने कार्बन जुड़ते जाएंगे उस हिसाब से हम लोग ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये कहते जाएंगे। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+1। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए, C के 5 हैं, CnH2n+2 होता है। तो C के देखिए, जैसे 5 हैं तो H के 5 दूनी 10 और 2 12 हैं। ये और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए कि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। तो देखिए, यहाँ पर इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब होता है कंबस्चन रिएक्शन, यानी दहन अभिक्रिया भी इसे बोलते हैं। तो इससे क्या बनेगा? एल्केन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो जैसी बात CO2 और पानी बनता है। जब हमने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ाया था तो ये सब चीज़ें बड़े विस्तार से हमने आपको बताई थी। अब देखें यहाँ पर डेल्टा G0। तो अगर डेल्टा G0 के बारे में लिखना चाहेंगे तो हीट रिएक्शन फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो डेल्टा G0 लिखेंगे। तो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की क्या स्थिति है उसको घटाते जाना। प्रोडक्ट के लिए डेल्टा G0 माइनस रिएक्टेंट के लिए डेल्टा G0,
यानी उत्पाद की मानक मुक्त ऊर्जा या ऊष्मा माइनस अभिकर्मक की मानक मुक्त ऊर्जा या ऊष्मा। तो देखिए प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट हमारे CO2 के 5 मोल हैं और 1 मोल के लिए -394.4 है। इसको हम क्वेश्चन में देख सकते हैं। देखिए CO2 के लिए 394.4 किलो जूल प्रति मोल, मतलब 1 मोल के लिए। तो 5 मोल है तो 5 का गुणा किया गया है। 5 मोल है तो हमने यहाँ पर 5 का गुणा कर दिया, अब प्लस लगा दिया। देखिए निगेटिव में सब वैल्यू है। इसके बाद हमारा H2O, ये भी प्रोडक्ट के एक साथ, फिर माइनस रिएक्टेंट के करना। अब देखिए 6 H2O के मोल हैं तो 6 का गुणा किया और 1 मोल H2O के लिए कितनी है 237.2 किलो जूल है। हीट ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जिसको कहेंगे। और इसी प्रकार अब ये प्रोडक्ट वाले लिख दिए उत्पाद। अब माइनस रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक। तो अब देखिए अभिकर्मक में C5H12 का कितना है -8.2 किलो जूल प्रति मोल है। और चूंकि ये एक ही मोल है तो 1 का गुणा करें या ना करें, प्लस। अब ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन हमने आपको बताया था कि जो चीज़ प्रकृति में जिस अवस्था में पाई जाएगी तो वो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, मानक प्राकृतिक स्थिति होगी। तो उस स्थिति में जो है एनर्जी उसकी 0 मानी जाती है। तो इसलिए 8 में 0 का गुणा किया। ये जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, ऊष्मा गतिकी, तो उसमें विस्तार से पढ़ा था, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। अब इसको फिर से थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब ये वैल्यू लिखी गई है, तो वैसे ही हमने वैल्यू वहाँ पर रखी है। तो वैल्यू रख दिया, इसको सॉल्व किया तो आ गया -3387 किलो जूल डेल्टा G0, यानी मानक मुक्त ऊष्मा इस रिएक्शन के लिए। नोट दैट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस फॉर एलिमेंट्री सब्सटेंसेस टेकन एज 0। देखिए वही चीज लिखा ना, एलिमेंट्री मतलब तात्विक, जो प्रकृति में जिस रूप में पाए जाते हैं। तो प्रकृति में O2 के रूप में पाई जाती है ऑक्सीजन, इसलिए इसकी जो है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हम लोगों ने 0 रखा है। क्यों 0 रखा हो हमने आपको बता दिया, वैसे भी बताया है। तो नॉट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेज ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंस इज टेकन एज 0। ये अपने ही ऑक्सीजन अपने ही तत्वों से मिलके बना है। यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं सब में, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन अपने ही तत्वों से बना है। और प्राकृतिक अवस्था में ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है। जैसे H2 होता तो भी 0 होता, तो जो भी प्राकृतिक रूप में ग्रेफाइड होता तो भी 0 होता। कार्बन का एक अपर रूप जिसको कहते हैं एलोट्रॉप। फॉर द फ्यूल सेल द कंप्लीट सेल रिएक्शन इज। अब अगर हम फ्यूल सेल की बात करें, ईंधन सेल की, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, C5H12 गैस प्लस 8 O2 गैस से 5 CO2 गैस प्लस 6 H2O लिक्विड है, जैसा ये रिएक्शन है। तो विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग 2 हाफ सेल रिएक्शन। तभी डेल्टा G0 हमने निकाला है और E0 सेल निकालना है। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने रिएक्शन लिखी और समझने का प्रयास किया। तो 2 भाग में रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। इसमें ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये वाली ये। तो इसको हम अलग अलग करेंगे। तो देखिए पहले इसको अलग किया तो C5H12 गैस के रूप में है प्लस 10 H2O। तो जब 10 H2O लिक्विड से इसका रिएक्शन कराई तो बना दिया 5 CO2 प्लस 32 H प्लस, और 32 H प्लस है
तो न्यूट्रल रखने के लिए 32 इलेक्ट्रॉन इससे निकालने पड़ेंगे, ताकि इधर जो न्यूट्रलिटी है वो इधर भी बनी रहे। तो देखिए इन रिएक्शन को ध्यान देना है कि पानी की अगर अभिक्रिया होगी C5H12 से तो क्या बनेगा, CO2 बनेगी और H+ आयन बनेंगे, क्योंकि पानी H+ देगा इस रिएक्शन में, क्योंकि CO2 साथ में है। और यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यही जो 32 H+ है इस 8 ऑक्सीजन अणुओं से रिएक्शन करेंगे तो 32 H+, और इसको न्यूट्रल भी रखना है तो 32 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये 16 H2O बना लेगा। तो ऑक्सीजन से जब H जुड़ेगा तो पानी बनेगा, और हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पेंटेन है, तो उससे पानी रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H+ निकलेगा। तो ये आपको ये दो चीज़ें ध्यान दे के समझना पड़ेगा। अगर ये दो चीज़ आप नहीं समझते तो क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा। तो कुल मिलाकर के समझने की बात ये है कि 32 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेज इज 32 हियर। तो n बराबर कितना हो जाएगा 32। अब ये फार्मूला हम लगा देंगे, डेल्टा G0 = -NFE0। तो ये आ जाएगा n हमारा 32 रखेंगे और F 96,500 का गुणा करेंगे, और E0 ही निकालना है तो E0 का गुणा रहेगा, और डेल्टा G0 अभी हमने निकाला है -3387, तो ये बराबर कर दिया 3300 -3387 किलो जूल में था, जूल में बदला तो 10⁻³ का गुणा कर दिया। तो ये हमारा आ गया E0 1.0968 वोल्ट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 27 का ए वाला। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए Kc हमको निकालना है। E0 की वैल्यू दे दिया है 0.46 वोल्ट, टेम्परेचर दे दिया है 298 केल्विन। तो यहाँ पर देखिए ये 2Ag+ है, यहाँ पर Cu+2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो 2 फैराडे बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, और वोल्टेज हमें दिया है, सीधा फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला हमने लगाया, फॉर सेल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पर फार्मूला होता है E0 सेल = 0.0591/n log Kc। देखिए हकीकत में देखा जाए तो फार्मूला हमारा ये नहीं होता है, फार्मूला तो हमारा होता है E सेल = E0 सेल -0.0591/n log Kc, ये होता है फार्मूला नियमतः। लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा कि ई सेल 0 हो जाता है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है। जब ये 0 हो जाएगा तो ये इधर आएगा, तो E0 सेल = निगेटिव में हो गए, और ये इधर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव निगेटिव कट के पॉजिटिव हो गया। तो ई सेल 0 होगा एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होगा। तो इसलिए E0 सेल = 0.0591/n log Kc हो गया। तो देखिए यहाँ बता भी रहा है वेयर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। तो E0 सेल हमको दिया है 0.46 वोल्ट, n की वैल्यू कितना है 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का
चेंज हो रहा था हमने अभिक्रिया में जैसा देखा क्वेश्चन में। तो अब यही वैल्यू रखना है। तो ई नॉट सेल हमको दिया 0.46 इक्वल टू 0.0591 अपान एन की जगह 2 log KC, KC की वैल्यू निकालना है। तो log KC इक्वल टू ये पूरा इधर चला जाएगा तो इसमें गुणा होगा, तो 2 गुणे 0.46 अपान ये नीचे चला जाएगा 0.0591, तो आ जाएगा 15.57। log KC बराबर 15.57। अब देखिए जो पूर्णांक है ये पावर में चला जाएगा पूर्णांक वाला, और 0.57 का log के हिसाब से log 5 की जो वैल्यू होगी 3.7 गुणे 10 की घात 15 हो जाएगा, यानी लगभग 4 गुणे 10 की घात 15। तो ध्यान दीजिए कि ये वाला पावर में चला जाता है और इसका log के हिसाब से निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.7। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन करना। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए गैल्वानिक सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन विद n बराबर 2 इज फाउंड टू बी 0.295 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है एक मानक विभव है किसी सेल का, गैल्वानिक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल, जिसके लिए n बराबर 2 है और उसका EMF कितना है 0.295 है। किस टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन वुड बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। F की वैल्यू दे दिया है 96,500 कूलम प्रति मोल, R की वैल्यू दे दिया है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसको देखते हैं, सारी वैल्यू रखना है, सीधा फार्मूले पर आधारित हमारा क्वेश्चन होने जा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा फार्मूला है E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपान n log 10 Q। Q का मतलब अभिक्रिया भागफल, रिएक्शन क्वासेंट जिसको बोलते थे, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमें पता है कि KC की वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम के समय होती है और Q की वैल्यू किसी टाइम पर हो सकती है। अगर KC की वैल्यू Q से ज़्यादा होती थी तो फॉरवर्ड रिएक्शन चलती थी, KC की वैल्यू Q से कम होती थी तो बैकवर्ड चलती थी, और जब KC इक्वल टू QC हो जाता था या Q हो जाता था तो अभिक्रिया इक्विलिब्रियम में होती थी। तो जायज़ सी बात है कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होगा तो E की वैल्यू 0 होगी, जैसा हमने आपको बताया। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन समान वेग से चलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि दोनों टर्मिनल का विभव 0 हो जाएगा, तो विभवांतर 0 रहेगा, तो E 0 होगा। तो जब E 0 होगा तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम पर Q क्या होगा? K के बराबर होगा। कहीं कहीं पर QC लिखा रहता है, इसको KC लिखा जाता है। तो इसने Q और K माना है तो हम लोग समझेंगे। तो इक्विलिब्रियम पर E बराबर 0 होगा और Q बराबर K के होगा, तो यही उठा के यहाँ रख देना। तो 0 बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपान n log 10 K। तो K बराबर हो जाएगा NT log n E नॉट अपान 0.0591। जब NT log ले लेंगे log की जगह तो माइनस नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा K बराबर NT log, ये इधर आ जाएगा और ये इसमें गुणा होगा, तो n E नॉट अपान 0.0591। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, K इक्वल टू NT log हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 क्वेश्चन में हमको दिया गया। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 2 रख दिए और E नॉट की वैल्यू दिया है 0.295 अपान ये 0.0591 रहेगा, तो NT log 0.591 अपान 0.0591, तो ये कुल मिला के 10 आ जाएगा, NT log 10। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये 10 इधर आएगा, ये NT log 10 का मतलब 10 की पावर 1 है,
तो 1 इधर आ जाएगा, तो 1 और एंटी लॉग में 10 की वैल्यू होती है 10 की पावर 10, तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻10। तो k की वैल्यू आ गई 1 × 10⁻10। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए, अगर आपको फार्मूले याद हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारी चीज़ें बड़े आसानी से निकलती चली जाएंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन 4/3 Al + O2 से 2A/3 Al2O3 बन रहा है। डेल्टा जी की वैल्यू -827 किलो जूल प्रति मोल है और O2 की वैल्यू डेल्टा जी -827 किलो जूल पर मोल है O2 के लिए। द मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 इज, तो कह रहा है कम से कम कितना EMF होना चाहिए, यानी विद्युत वाहक बल होना चाहिए, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए कि अभिक्रिया मतलब Al2O3 बना सके, कैरी आउट एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3, Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस हो सके यानी टूट सके। तो यहाँ पर देखें, हकीकत में तो Al2O3 से 4/3 Al + O2 बनना चाहिए, यहाँ उल्टा लिखा गया है, तो इसको हम अब उसी हिसाब से समझेंगे जैसा रिएक्शन लिखिए। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू निकालना है, इसको भी ध्यान देना कि कैसे निकालेंगे, इसको अभी समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा हमने फार्मूला लगा दिया, डेल्टा G0 = -NF E0, और E0 हमसे पूछ रहा है EMF स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो E0 हो जाएगा डेल्टा G0/-NF। तो डेल्टा G0 की वैल्यू दिया है -827 किलो जूल दिया था, जूल में बदलेंगे तो 1000 का गुणा होगा, अपान -4 × F की वैल्यू है 96,500। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 2.14 वोल्ट। अब देखिए n की वैल्यू 4 कैसे रखा, इसको समझना है, तो इसको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में समझिए और समझ के करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि Al2O3 बन रहा है, Al2O3 बन रहा है। तो Al2O3 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ, जैसा हमने कई बार बताया है। तो इस पे -2 आ जाएगा और इस पे +3 आ जाएगा, यानी Al + 3 स्टेज में है। तो 1 Al के लिए, 1 Al के लिए कितना है, 3 है पॉजिटिव का, चूँकि 1 Al के लिए, इसलिए 4/3 Al के लिए, तो 4/3 Al के लिए कितना होगा, तो 4/3 गुणे ये 3 हो जाएगा। 1 Al के लिए 3, तो 4/3 के लिए 4/3 गुणे ये 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, इसलिए n की वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू हमने इसीलिए 4 रखी है। यहाँ बताया है कि 1 Al 3 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है, तो 4/3 Al बराबर कितने इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा, तो 4/3, और 1 Al 3 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है, तो 3 का गुणा कर दिया गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू 4 रखी गई। तो इनको समझ समझ के हम लोगों को करना है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, फॉर द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ कॉपर टू Cu प्लस से Cu + 2 + Cu बन जाएगा। तो E0 इज गिवन, E0 फॉर Cu + 2 से Cu इज 0.34 वोल्ट
एंड ई नॉट फॉर Cu+2 से Cu प्लस इज 0.15 वोल्ट। तो कॉपर के डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि Cu+2 से Cu जो बन रहा है उसका EMF कितना है, ई नॉट कितना है, 0.34 है, और Cu+2 से जो Cu बन रहा है इसके लिए ई नॉट कितना है, 0.15 है। यानी इस अभिक्रिया की अर्ध सेल अभिक्रिया के दोनों ई नॉट सेल हमको दे दिए गए हैं। तो पूछ रहा है हमसे ई नॉट हमसे पूछ रहा है पूरी सेल रिएक्शन का, और हाफ सेल रिएक्शन का ई नॉट दे दिया गया है। इसको दो भाग में बांटा है, एक भाग्य, दोनों का EMF ई नॉट हमको बता दिया है। तो कह रहा है इस टोटल का ई नॉट कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं, जैसे पीछे करते चले हैं वैसे करेंगे। तो देखिए फॉर द रिएक्शन 2Cu+ से Cu+2 + Cu, ये रिएक्शन हमको क्वेश्चन में दी गई है। द कैथोड इज, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन, यानी ये पावर घटती है। तो प्लस से 0 हो रहा है यानी घट रही है, इसलिए कैथोड पर ये रिएक्शन होगी। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण, तो ऊपर की पावर बढ़ती है या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है। तो ये प्लस से देखिए +2 हो रहा है, तो ये एनोड पर होगा, ये कैथोड पर होगा। तो रिएक्शन लिखी जा रही है Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो Cu बनेगा। इसके लिए ई नॉट 1 मान लेते हैं। ये कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.34 वोल्ट दिया है। और Cu+2 से Cu+ बन रहा है, एक +2 से +1 हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेगा। इसके लिए ई नॉट 2 मान लेते हैं। ये कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.15 वोल्ट। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। और तीसरा क्या है, Cu+ से Cu बनने के लिए कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेगा। इसके लिए ई नॉट 3 हमको ज्ञात करना है, जैसा क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो नाउ अब देखिए इसके लिए फार्मूला लिखेंगे, जैसे जैसे दिया है वैसे करते चले जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में उतना अच्छे से स्पष्ट नहीं कर रहा है कि ई नॉट किस चीज़ का निकालना है। तो हम तो यही मान रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए ई नॉट निकालना है, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ अलग सीन आ रहा है। Cu+ से Cu बन रहा है, इसके लिए ई नॉट 3 जो है उसमें वाट का साइन लगाया है, मतलब इसके लिए हमें ई नॉट निकालना है इस रिएक्शन के लिए। तो क्वेश्चन थोड़ा उतना अच्छा क्लियर नहीं है, तो जैसा दिया है वैसे करने का प्रयास करते हैं। तो नाउ ΔG0 = -NF ई नॉट 1 हो जाएगा पहले के लिए। तो -2 का अंतर है, तो 2 × 0.34 × F = -0.68 वोल्ट। इस रिएक्शन के लिए ΔG0 1 हो गया। ΔG0 2 इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, -N की वैल्यू 1 है, 1 × F 0.15 दिया है हमको, ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट 2 की वैल्यू, और F। तो ये हमारा आ जाएगा ये ΔG2 के लिए इतने फैराड। F सब में कर देंगे क्योंकि F हमको दिया नहीं। अब ऐसे इसमें F की वैल्यू 1 होगी, इसमें 2, यह बराबर 96,500 कूलम होता है। उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब कट जाएंगे। तो ΔG0 3 हो जाएगा, इसमें एक का अंतर है, तो -1 × ई नॉट 3 निकालना है × F। तो ये तीनों रिएक्शन के हम लिए हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया है कि इस रिएक्शन के लिए ई नॉट हमको निकालना, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। तो अब देखिए ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। तो अब अगेन ΔG0 = ΔG02 + ΔG03। अब इसको ध्यान देना है कि देखिए 3 रिएक्शन लिखी गई हैं, तो ये रिएक्शन कैसे प्राप्त होगी, क्या ऊपर वाली दोनों जोड़ने से प्राप्त हो जाएगी।
अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो रही है? तो देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? इधर Cu है पहले वाले में तो ठीक है, और Cu+2 इधर है, यानी दूसरे को उल्टा करना पड़ेगा और 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए दूसरी वाली को उल्टा करके 2 का गुणा करेंगे तभी आएगा इस रूप में। Cu इसमें पहली वाले में तो इधर है, इसमें भी इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें Cu+ देखिए दाईं तरफ है और इसमें बाईं तरफ, तो इसको पलटना पड़ेगा, तब ये Cu+2 इधर चला जाएगा, तो ये Cu+2 होंगे इधर, और ये Cu+2 इधर आ जाएगा, तो Cu+ इधर आ जाएगा, तो ये Cu+2 इधर चला जाएगा। तो इसको पलट देंगे, तो इसको देखते हैं आगे क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ΔG01 = ΔG02 + ΔG03। तो अब देखिए इसको, क्या ΔG1 यानी ये रिएक्शन हमको इन दोनों के जोड़ने से प्राप्त हो जाएगी? अगर प्राप्त हो जाएगी तो हम ऐसे कर लेंगे। इसको भी देख लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर जोड़ेंगे तो Cu+2 से Cu+2 कट जाएगा, और ये Cu+2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इधर Cu हो जाएगा। तो देखिए ये दूसरी और तीसरी रिएक्शन को जोड़ने से पहली प्राप्त हो जा रही है। पहली के लिए ΔG1 है, दूसरी के लिए ΔG2 है 0, तीसरे के लिए ΔG3 है 0 में। तो जाहिर सी बात है कि ΔG3 इन दोनों को जोड़ने से मिल रहा है, ΔG1 और ΔG2, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन नहीं, ΔG1 हमें प्राप्त हो रहा है इन दोनों के जोड़ने से। ΔG1 बराबर ΔG2 + ΔG3, ये दोनों रिएक्शन जोड़ रहे हैं, तो वैसे ही लिख देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए वैसे लिख दिया, ΔG1 = ΔG2 + ΔG3। तो ΔG1 हमारा कितना है नाट में, ये इतना है, ये इतना आया है ΔG1 -0.68, वो लिख दिया, बराबर ΔG2 कितना है, इतना है, माइनस में 0.15 फैरेड, माइनस ΔG3 कितना है, माइनस में इसमें गुणा होगा तो -E3 इंटू F। तो ये सॉल्व किया गया तो E3 की वैल्यू आ गई 0.53 वोल्ट। ये E3 अभी आया है, देखिए अब E1 हमको पता हो गया, E2 और E3। अब हमको E0 सेल निकालना है। देखिए क्वेश्चन जो हकीकत में पूछ रहा था वही निकालना है। बस ये है कि ये तीनों रिएक्शन, जो तीनों स्टेप थे रिएक्शन के, उनमें से 2 का पता था, 1 का नहीं पता था, तो वो हमने निकाला है यहाँ पे। तो जब इसको निकाल लिया तो अब E0 सेल का यूज करेंगे। तो E0 सेल होता है E0 कैथोड प्लस E0 एनोड। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस करता है, हमने आपको बताया था कि हम हर जगह प्लस करेंगे। तो अगर माइनस होना होगा तो पलटने पे अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए E0 कैथोड कितना है, 0.53, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो E03 जो है ये कैथोड ही है, क्योंकि देखिए रिडक्शन हो रहा है, +1 से 0 बन रहा है। तो इसलिए जो है Cu+ से Cu बन रहा है, तो एक कैथोड पर होगा, तो 0.53 हो गया, माइनस E0 एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो E0 एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब Cu+ से Cu+2 बनेगा। लेकिन अब Cu+2 से Cu के लिए लिखना है, तो इसको उलट देंगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर Cu+2 से Cu है, और यहाँ पर
Cu+2 से Cu का कितना है 0.15 है पॉजिटिव में, और Cu+2 से Cu यहाँ भी है, लेकिन एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और Cu+2 से Cu बनेगा तो क्या होगा रिडक्शन। इसलिए ऑक्सीडेशन लिखने के लिए हमें, चूंकि नोट पे ऑक्सीडेशन होता है, ये रिडक्शन का है, तो ऑक्सीडेशन लिखने के लिए क्या करेंगे 0.15 को पलट देंगे, यानी इस रिएक्शन को पलटेंगे। तो पलटने का मतलब E2 नॉट 0 को हमें निगेटिव में लिखना पड़ेगा, इसलिए ये साइन यहाँ पर निगेटिव आ गया, नहीं हमने तो पॉजिटिव ही लिखा था। तो ये जब निगेटिव आ जाएगा तो 0.53 माइनस 0.15, तो ये हो जाएगा 0.38 वोल्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 31 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। अब 32 क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी अभी करते हैं हम लोग। तो कह रहा है E0 फॉर द सेल Zn से Zn+2, ये आधी हाफ सेल है और बीच में डबल लकीर मतलब आधी हाफ सेल इधर है, Cu+2 इक्वल से Cu। इसके लिए EMF कितना है 1.10 वोल्ट, कितने टेम्परेचर पर 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Zn+Cu+2 इक्वल से Cu और Zn+2 इक्वल 15। तो इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, और ये दो हाफ सेल रिएक्शन बता दिया है, और इनके लिए ये E0 बता रहा है कि 1.10 वोल्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो Zn से Zn+2 बन रहा है, Zn से Zn+2 यानी ऑक्सीडेशन है, Cu+2 से Cu बन रहा है, Cu+2 से Cu यानी रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए नट्स इक्वेशन लिख देंगे, तो फार्मूला होता है E=E0 माइनस 0.059 अपान n log k। तो देखिए इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में हमारा ई सेल कितना होगा 0 होगा, तो जब 0 रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया E0 = 0.059 बाई n log k। अब देखिए क्यों इधर का ये इतना हो गया, क्योंकि E की वैल्यू 0 होती है इक्विलिब्रियम पर। अब देखिए n की वैल्यू, तो Zn+2 से Zn यानी +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर है, इसलिए n की वैल्यू 2 रखी गई। तो अभी नॉट वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.1 वोल्ट = 0.059 अपान 2 log k। अब सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 1.9 × 10⁻37। तो 32 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 32 का डी विकल्प। यहाँ पर देखिए Zn से Zn+2 Cu+2 से Cu यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, इसलिए N की वैल्यू 2 रखी गई है। अब आगे आ जाता है 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस, इसके सवाल पढ़ेंगे, यानी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।